बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, सर फहरिस्त नेपाल का इशू है जहां फ़ौज आ गई है और जेन ज़ी जिसे कहते हैं वो गायब हो गई है। ना सिर्फ ये कि गायब हो गई है बल्कि वो डर गई है और लाताल्लुकी के ऐलानात कर रही है कि जो कुछ हुल्लड़बाजी हुई, जो कुछ कत्ल गारत गरी हुई, जो कुछ लोगों को ज़िंदा जलाया गया, इमारतें जलाई गई, एक एयरपोर्ट जला दिया गया, पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग, वज़ीर आज़म हाउस, साबिक़ वज़ीर आज़म का घर, मौजूदा वज़ीर आज़म का घर, साबिक़ वज़ीर आज़म की तो बीवी को भी ज़िंदा जला दिया गया। तो कहा गया है कि ये हमने नहीं किया और फ़ौज ने सख्त आर्डर दिए हैं कि अब कोई बदअमनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस पस मंज़र में ये तबसरे हो रहे हैं कि अमेरिका और चीन की जंग हो रही है नेपाल में और अमेरिका ने चीन का तख्ता लुट दिया है, क्योंकि नेपाल की मौजूदा हुकूमत चीन की तरफ झुकाव रखती थी और पाकिस्तान से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे और मोदी हुकूमत भी इस हुकूमत से नाखुश थी। लेकिन भारत का इसमें किरदार नज़र नहीं आ रहा। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि अमेरिका ने ये सारा मामला पैदा किया और चीन को शिकस्त दे दी। चीन नवाज हुकूमत या चीन की हामी हुकूमत ख़त्म कर दी। इसमें कितनी हकीकत है इस पर भी हम बात करेंगे और साथ ही थोड़ा सा जिक्र इस हवाले से कि पाकिस्तान में भी अशराफिया बहुत बेकाबू हो चुकी है। इस पर भी नज़र रखनी होगी। कोई इदारे या हुकूमत तो खैर अशराफिया से डरती है, लेकिन इदारों में ये ताकत है कि वो अशराफिया को किसी न किसी हद तक नुकेल डाल सकें। ज़्यादा इसलिए नहीं डाली जा सकती कि पाकिस्तान की अशराफिया इदारों से ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है। दूसरा, इमरान खान ने, एक तो जनरेशन ज़ी है, एक इमरान खान की भी जनरेशन है, जनरेशन टी। तो इमरान खान को जनरेशन टी की बहुत फ़िक्रमंदी है और वो क्यों हुक्म दे रहा है गंडापुर को बार बार कि जनरेशन टी की हिफाजत की जाए। और साथ ही इमरान खान को बेपनाह खौफ लाहक हो गया है कि मुराद सईद अब किसी भी वक्त पकड़ा जा सकता है और वो पकड़ा गया तो वो उसके ख़िलाफ़ गवाही दे देगा। ऐसी क्या बात है कि जो इमरान खान को पीटीआई की किसी और लीडर्स के हवाले से नहीं डरा रही। इतनी ज़्यादा इनकी लीडरशिप गिरफ़्तार हुई है और बहुत सारे गिरफ़्तार हो सकते हैं, लेकिन इमरान खान को उनमें से किसी की गिरफ़्तारी का अंदेशा इतना खाइफ नहीं कर रहा जितना खौफ उसे इस बात से महसूस हो रहा है कि मुराद सईद कहीं ना पकड़ा जाए। और इतलात ये हैं कि अब शायद किसी भी दिन ये खबर आ सकती है कि मुराद सईद पकड़ा जाएगा। इस पर भी हम बात करेंगे। तो पहले हम नेपाल की बात करते हैं। नेपाल के हवाले से ये कहा जा रहा है कि ये अमेरिका और चीन की जंग है और अमेरिकी एजेंटों ने ये अनरेस्ट पैदा करवा के चीनी हुकूमत, चीन नवाज हुकूमत ख़त्म कर दी है और ये अमेरिका की जीत हो गई है, ये कहा जा रहा है। इस बात के ये सिर्फ एक तखमीना है, एक अंदाजे की बात है, इसलिए कि इस बात के हक़ में कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन पहली बात इसमें यह है कि ये याद रखिए कि दुनिया में किसी भी जगह कोई अवामी तहरीक चलती है, बेचैनी होती है और अमेरिका या कोई दूसरा मुल्क उसे इस्तेमाल करे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि ये अनरेस्ट पैदा भी उस मुल्क ने कराया है। दूसरा मुल्क किसी दूसरे मुल्क में अनरेस्ट पैदा नहीं करवा सकता। पैदाशुदा अनरेस्ट को इस्तेमाल कर सकता है और पाकिस्तान इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है। मशरक़ी पाकिस्तान में 1971 में अनरेस्ट पैदा हुआ था डोमेस्टिक वजूहात की बुनियाद पर। पंजाब और बंगाल की कशमकश थी और याहिया खां का जो टोला था वो गलत फैसले कर रहा था। अनरेस्ट पैदा हुआ, फौजी ऑपरेशन हुआ, फौजी ऑपरेशन से अनरेस्ट बढ़ गया। जब वो अनरेस्ट बढ़ गया तो भारत ने उसे इस्तेमाल किया, फंडिंग की, हथियार दिए, गुरिल्लों को ट्रेनिंग दी और उसके बाद आखिरकार उसने मशरक़ी पाकिस्तान में अपनी फ़ौज दाखिल कर दी। जब उसने ये देखा कि पाकिस्तानी फ़ौज की गिरफ्त जहाँ तकरीबन ख़त्म हो गई है तो वो आया और उसने मशरक़ी पाकिस्तान को फ़तह कर लिया। इसी तरह बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंडिया बिल्कुल 1971 के बंगाल की तरह यहाँ सरगर्म है। ना सिर्फ ये है कि वो हथियार दे रहा है, इनको पैसे दे रहा है, पनाह दे रहा है, और बल्कि वहाँ इंडिया के कैंपों में BLA के दहशतगर्दों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। लेकिन क्या बलूचिस्तान में जो अनरेस्ट है, बेचैनी है, वो इंडिया ने पैदा की? जो लोग ऐसा कहते हैं वो ज़ाहिर है पाकिस्तान की कोई खिदमत नहीं कर रहे। ये बेचैनी, ये सूरत हाल की ख़राबी परवेज़ मुशर्रफ ने पैदा की और परवेज़ मुशर्रफ के बाद जितने भी आए सब ने इस बेचैनी को बढ़ाने में किरदार अदा किया।
इसको हल करने में कोई किरदार अदा नहीं किया, बल्कि किसी ने अगर हल करने की कोशिश की तो उसका मक्कू भी ठप दिया गया। ये हुआ पाकिस्तान में। और जब ये अनरेस्ट बलोच अवाम में बेचैनी, परेशानी, शिकवे शिकायत का ज़ोर बहुत ज़्यादा हो गया, तो फिर भारत ने इसको अपने हक़ में इस्तेमाल किया। नेपाल में बेचैनी के असबाब ये नहीं है कि अमेरिका ने वहाँ मुदाखलत की, बल्कि बेचैनी पहले से थी। और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के इस दौर में जब एलीट क्लास के अल्ले तलल्ले नौजवानों ने देखे तो वो मुश्किल हुए। और फिर एक कहते हैं ना कि जब हालात में उबाल आता है तो भूस का ढेर तैयार हो जाता है और उसमें फिर एक चिंगारी पड़ने की देर होती है। और चिंगारी ये आपने देखा कि जैसा कि मैंने कल भी बताया और आपने सुना कि जब सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियां लगाई गईं, क्योंकि सोशल मीडिया को इंडिया इस्तेमाल कर रहा था मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के लिए। जब पाबंदियां लगाई तो ये इश्तियाल जो था ये एक चिंगारी की सूरत इस भूस के ढेर पर पड़ा और भूस के ढेर में आग लग गई। और फिर इंसान माशरे का एक बड़ा तबका होता है जो तशद्दुद पसंद होता है। पाकिस्तान में हमने इसके बारहा मज़ाहर देखे हैं। तो जो तशद्दुद पसंद उनसर होता है फिर वो गालिब आ जाता है। तो नेपाल में भी ऐसा हुआ और वो उन्होंने फिर जिस तरह सरकारी इमारात को आग लगाई है, जिस तरह वज़ीरों को निकाल के मारा है, एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की बीवी को ज़िंदा जला दिया है, पार्लियामेंट हाउस को आग लगाना, वज़ीर-ए-आज़म हाउस को आग लगाना, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग को आग लगा दी, एयरपोर्ट को जला दिया, ये सारा काम जो इन तशद्दुद पसंद अनासर ने किया। लेकिन इसमें दो बातें देखनी पड़ेंगी। एक तो खैर ये थोड़ी तस्हीह कर लीजिए कि ये जनरेशन ज़ी कोई अनोखी जनरेशन नहीं है। दुनिया में किसी भी जगह कोई तहरीक चलती है, किसी भी जगह, और जब भी तहरीक चली है हिस्ट्री में, तो उसमें जलसे जुलूस मुजाहरे यानी जो मैदान में अमली फ़ोर्स उतरती है उसका 90% हिस्सा या आगे पीछे नौजवान होते हैं। ये कोई इस दौर की ख़ास नस्ल से ख़ास मामला नहीं है। असल में मीडिया को एक नारा चाहिए होता है, एक स्लोगन चाहिए होता है, फिर वो उसको बेचते हैं और मीडिया पर शोर है जनरेशन ज़ी, जेन ज़ी, यानी कि कोई अनोखी जनरेशन सोशल मीडिया ने, डिजिटल इनकलाब ने को पैदा कर दी है। ऐसा नहीं है, ये नस्ल हमेशा से मौजूद रही है। मुझे याद है मैं ख़ुद उस वक्त स्टूडेंट था जब 77 की तहरीक चली है, तो मैंने उसके बहुत जुलूस देखे, बल्कि बहुत सारे जुलूसों में ख़ुद भी शिरकत की। तो हर जगह मुझे 18 से 20, 25, 30 साल तक की उम्र के, ज़ाहिर ये सब लोग नौजवान या जवान कहलाते हैं, इनकी भारी अक्सरियत थी। और उधेड़ उम्र के हजरात बहुत कम होते थे, बहुत कम। और जो बूढ़े हजरात थे यानी 60, 70, 65 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो थे वो तो इक्का दुक्का आते थे। और इक्का दुक्का की फिर तस्वीर भी बनती थी कि तहरीक में 90 साल का बुढ़ा भी पहुंच गया, 80 साल का बुढ़ा भी पहुंच गया। तो ये इक्का दुक्का होते थे। कुछ लोग बड़ी उम्र के होते थे, 50 साल से ऊपर, 60 साल से ऊपर, लेकिन 90%, 85% लोग हमेशा नौजवान होते थे। और हर जगह मैंने यही देखा। ईरान में जो इनकलाब आया उसमें भी उसकी वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। ज़ाहिर है वो मोबाइल कैमरे से नहीं खींची गई थी, वो कैमरों की बनाई गई फिल्में थी। तो आप उनमें देख सकते हैं कि नौजवानों की अक्सरियत है। इसी तरह अरब स्प्रिंग के दौरान जितने भी जलसे जुलूस मुजाहरे निकले, शाम में, मिस्र में, लीबिया में, सब जगह आपको नौजवानों के जुलूस नज़र आएंगे। उधेड़ उम्र हजरात के लोग बहुत कम। तो ये कोई अनोखा मसला नहीं है। और दूसरा ये कि ये इतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं थे जितनी बड़ी तादाद में शर पसंद यानी कि जिन्होंने आग लगाई। और वो हो सकता है कि CIA के भेजे गए लोग हों, ये ट्रेंड लोग हों, क्योंकि इनके पास हथियार थे जो नेपाली अवाम में बिलअमूम नहीं होते। नेपाल पाकिस्तान के बरक्स, बल्कि इंडिया में भी इतना हथियार नहीं होता पब्लिक के पास जितना पाकिस्तान में। पाकिस्तान में तो आप राह चलते किसी पर आवाज़ा कस दें या उसे ये कह दें कि अरे हट सामने से, तो वो बंदूक निकाल लेगा, क्योंकि यानी तकरीबन हर तीसरे आदमी के पास, जिसके पास पैसा है उसके पास बंदूक है। नेपाल और इंडिया में कम है ये मामला, इंडिया में कम है और नेपाल में तो बहुत ही कम है। लेकिन वहाँ जुलूसों में आपने देखा
कि लोगों के पास हथियार भी थे और लोगों के पास ऐसे बम भी थे जिनसे आग तेज़ी के साथ भड़क उठती है। इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को आग लगाना कोई आसान काम नहीं होता, इसके लिए ट्रेनिंग चाहिए। तो इस बात को हम ये कह सकते हैं कि कोई न कोई गैर मुल्की ताकत थी, अमेरिका था, जो नेपाल में अपना असर बनाना चाहता है। लेकिन अभी तक ये बात सिर्फ एक अंदाज़ा है, यानी इसमें इसके हक़ में कोई सबूत मौजूद नहीं है कि अमेरिका मुलव्वस था। जो बात नज़र आ रही है वो ये है कि चीन को ज़ख्म तो पहुंची है। इंडिया को इस पर खुश होना चाहिए कि वहाँ चीन नवाज हुकूमत ख़त्म हो गई, लेकिन जो नई हुकूमत अब बनेगी उसको देखना पड़ेगा। नेपाल की फ़ौज के जनरलों का तर्ज़ अमल देखना पड़ेगा। अगले चंद दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। अगर इनका रुझान अमेरिका की तरफ है तो फिर हमें इस अंदाज़े को मज़ीद तक़वियत मिलेगी कि अमेरिका इस इनकलाब के पीछे है। जहाँ तक जनरेशन ज़ी का ताल्लुक़ है, इसकी कोई बाकायदा पार्टी नहीं थी, बल्कि मुख्तलिफ़ शहरों में कमेटियाँ थीं और सबसे बड़ी कमेटी इसकी काठमंडू यानी लकड़ी का गोदाम। ये खटमंडू जिसको हम कहते हैं, असल में तो ये काठमंडू है, और काठमंडू से एक ट्रेन आती है इंडिया के शहर काठगोदाम यानी ये लकड़ी का कोई बिजनेस वहाँ से होता था। तो एक कस्बा था जो बाद में बड़ा होकर काठमंडू बन गया। और दूसरी बात यह है कि अगरचे नेपाल में अक्सरियत हिंदू मज़हब की है, भारी अक्सरियत हिंदू मज़हब की है, और वो हिंदू मत उनका सरकारी मज़हब भी है, लेकिन नस्लन वो ख़ुद को इंडिया से अलग समझते हैं, क्योंकि जो नस्ल है इनकी वो तिब्बत उसका ओरिजिन है। बाज़ लोग चीनी समझते हैं कि ये चीनी और इंडियन नस्ल का मिलाप है। चीनी नस्ल नहीं है, ये तिब्बत की नस्ल है, और है बहरहाल चीनी नस्ल, तिब्बत की नस्ल। ये सारी येलो रेसेस हैं। एक रिश्तेदारी तो बनती है। आपने अगर तारीख़ पढ़ी है तो आपको अंदाज़ा होगा कि सबसे बड़ी जो क़ुव्वत है वो है कौम परस्ती की क़ुव्वत, मज़हब की क़ुव्वत दूसरे नंबर पर आती है। ज़्यादा दूर मत जाइए, माजी करीब को देख लीजिए। 2 बड़ी जंगें हुई हैं यूरोप में, जिनमें ईसाई मुल्कों ने ईसाई मुल्कों का कत्लेआम किया है। जर्मनी भी ईसाई था, उसका इत्तेहादी इटली भी ईसाई था, उसका इत्तेहादी स्पेन भी ईसाई था, और जिनसे उनकी जंग हो रही थी, यानी फ्रांस से, स्कैंडिनेविया से और इंग्लैंड से। और इससे पहले नेपोलियन ने जितने भी हमले किए, रूस पर किए, जर्मनी पर किए और इंग्लैंड पर किए, तो वो भी सारे दोनों तरफ ईसाई थे। और पाकिस्तान की हिस्ट्री आप देखिए कि यहाँ मुसलमान बंगाल और मुसलमान पंजाब की लड़ाई हुई तो दोनों तरफ मुसलमान थे, लेकिन कौमियत का जज्बा, कौमियत की जिबिल्लत, कौमियत का ट्रेट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। तो नेपाल के लोग हिंदू होने के बावजूद ख़ुद को इंडिया से अलग समझते हैं, और वो इंडिया के साथ इंटीग्रेट होने के लिए तैयार नहीं है, जिस तरह के माजी में कोशिशें होती रही हैं। और सार्क की तंजीम में भी आपने देखा कि नेपाल पाकिस्तान की तरफ होता था, भारत की तरफ नहीं होता था। तो ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी चाहिए। अच्छा, अब जब ये जर्नैल हजरात सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक तो उन्होंने सिर्फ एक कंट्रोल संभाला और हुकूमत नहीं बनाई, मार्शल लॉ डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब ये जर्नैल सामने आएंगे, खुलकर बात करेंगे, कुछ बातें क्लियर होंगी, तो पता चलेगा कि इनका रुझान चीन की तरफ है या अमेरिका की तरफ। अगर अमेरिका की तरफ है तो फिर इसके बारे में हम एक अंदाजे को तक़वियत दे सकते हैं कि हाँ, पीछे अमेरिका का हाथ हो सकता है। और अमेरिका को नेपाल में अपनी इत्तेहादी हुकूमत की इसलिए भी ज़रूरत है कि इंडिया का इतना इशू नहीं है जितना कि चीन का इशू है। इसलिए ये बात बैद अज़ क़यास नहीं है, लेकिन अभी इसके हक़ में सबूत नहीं है। उधर दूसरी तरफ जैसे ही फ़ौज ने ऐलान किया कि अब वो शर पसंदों से निपटेगी, तो जनरेशन ज़ी गायब हो गई है। तो अब आने वाले चंद दिनों में मज़ीद चीज़ें खुलेंगी। पाकिस्तान में इमरान खान के पास जनरेशन जेन ज़ी है या नहीं है, जेन टी उसके पास है, और उसने जेन टी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गंडापुर को खुसूसी हिदायत दी हैं। परसों ही बयान आया था वहाँ के IG का कि पख्तूनख्वा में जनरेशन टी के 8000 टेररिस्ट, जनरेशन टी यानी TTP, 8000 दहशतगर्द इस वक्त सूबे में मौजूद है। और इमरान खान को ताज़ा ऑपरेशन से बहुत अंदेशे हैं कि इनका सफाया हो जाए। 8 का 8000 ना सही, 2-3 हज़ार भी अगर मारे गए तो बाकी तितर-बितर हो जाएंगे। जो इमरान खान को बात खाई जा रही है, और उसने गंडापुर को हुक्म दिया है कि जितनी भी क़ुव्वत और
वसीले तुम इस्तेमाल कर सकते हो वो करो और फ़ौज को ऑपरेशन से रोको। ये इमरान खान का एक तरफ तो गधापन है, गंडापुर फ़ौज के ऑपरेशन को किस तरह रोक सकता है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि गंडापुर ने अभी 10 दिन पहले, शायद 12 दिन पहले एक बयान दिया था और उसने कहा था कि पख्तूनख्वा में जो लोग ऑपरेशन कर रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं। वैसे मेहमान कहना गलत है, पाकिस्तान की फ़ौज किसी सूबे में मेहमान नहीं होती, वो पूरे पाकिस्तान की फ़ौज है। हर शहर में, हर कस्बे में, हर सूबे में, हर ज़िले में अगर वो जाती है तो वो अपने ही इलाके में जाती है। मेहमान का क्या मतलब है, बेकार किस्म की बात उसने की। लेकिन उसने कहा कि ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं और ये हमारे मेहमान हैं और जिनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो रहा है वो टेररिस्ट हैं। ये गंडापुर का बयान है। गंडापुर कहता है वो टेररिस्ट है और इमरान खान कहता है कि वो हमारे लोग हैं। उसने गंडापुर से कहा कि फ़ौज को हमारे लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने से हर सूरत रोको। गंडापुर ने इनकार कर दिया है, साफ पार्टी लोगों को बता दिया है कि किसी किस्म की रुकावट मैं फ़ौज के सामने खड़ी नहीं करूंगा, बल्कि मैं तो फ़ौजी ऑपरेशन का हामी हूँ क्योंकि ये टेररिस्ट है। और इसके पीछे ये नहीं है कि गंडापुर नेक सीरत हो गया है, मुहिब्बे वतन हो गया है, बल्कि इसके पीछे ये है कि गंडापुर को पता है कि अगर मैंने रियासती पॉलिसी के ख़िलाफ़ इस हवाले से कुछ किया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी और फिर दोबारा तो मैं कभी वज़ीर भी नहीं बन सकूँगा। इसलिए वो बनाकर रख रहा है। तो बनाकर रखने के हवाले से उसने फिर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की हमायत ही नहीं, मदद का फ़ैसला भी किया है। और इमरान खान को इसमें बहुत बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी है और मुंह की खानी पड़ेगी। गंडापुर ऑपरेशन कभी नहीं रोकेगा और कोई दूसरी ताकत भी यह ऑपरेशन नहीं रोक सकती जो इमरान खान के अपने लोगों जनरेशन टी के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। और ये ऑपरेशन कामयाबी की तरफ ही बढ़ेगा, अगरचे मुश्किलात हमारे अंदाज़ों से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हमारे अंदाज़ों से कम भी हो सकती हैं। अच्छा, तीसरी तरफ इमरान खान ने जो कल ट्वीट जारी किया उसमें मुराद सईद को मुराद सईद के बारे में ये कहा कि वो तो मेरा ख़ास आदमी है और मुझे रिपोर्टें मिली हैं कि उसको अगवा करके, यानी गिरफ़्तार करने के लफ्ज़ उसने इस्तेमाल नहीं किया, गिरफ़्तार नहीं बल्कि अगवा करके मेरे ख़िलाफ़ गवाही ली जाएगी। पीटीआई के कितने लीडर पिछले 2.5-3 बरसों में गिरफ़्तार हुए हैं। इमरान खान को किसी के बारे में कोई खौफ नहीं हुआ, सिर्फ मुराद सईद के बारे में क्यों खौफ है। दूसरी बात, पीटीआई पंजाब और पख्तूनख्वा के जितने भी मफरूर हैं, मुकदमात में सज़ा याफ्ता हैं या मुकदमात में मतलूब हैं, वो सारे के सारे पख्तूनख्वा सूबे में मौजूद हैं और बहुत सारे तो उनमें वज़ीर आला हाउस के मेहमान हैं और कुछ पीटीआई लीडरों के पास हैं, कुछ के पास अपनी रिहाइश गाह है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है। तो इमरान खान को उनमें से किसी के बारे में कोई परेशानी नहीं है कि वो गिरफ़्तार हो जाएगा, होता है तो हो जाए। इमरान खान को कोई परेशानी नहीं है। जब पंजाब से जो अब तक गिरफ़्तार हुए, जिनको सज़ा मिली, इमरान खान को किसी के हवाले से कोई खौफ नहीं। और पख्तूनख्वा में इनकी अपनी हुकूमत है, लेकिन मुराद सईद को आर्डर है कि तुमने सामने नहीं आना। यानी पख्तूनख्वा के बाकी जितने भी मफरूर हैं, पंजाब के भी, लेकिन मैं पख्तूनख्वा सूबे की बात कर रहा हूँ कि वहाँ के जितने भी लोग अदालतों को मतलूब हैं वो सारे पब्लिक में मौजूद हैं। यानी उन्होंने ज़मानतें करा ली हैं या ज़मानतें नहीं भी कराई, तब भी वो पब्लिक में मौजूद हैं। किसी न किसी सरकारी इमारत में होंगे, किसी प्राइवेट इमारत में होंगे, लेकिन वो बाहर फिर रहे हैं। कोई भी रूपोश नहीं हुआ। कुछ तो खैर मुल्क से बाहर चले गए। वाहद मुराद सईद है जिसको इमरान खान ने हुक्म दिया कि तुमने बाहर नहीं आना, तुमने अपनी प्रेजेंस किसी जगह नहीं दिखानी, बल्कि तुमने कोई वीडियो भी जारी नहीं करनी, क्योंकि वीडियो का जब वो फॉरेंसिक होता है तो उससे भी मदद मिल जाती है कि ये कौन सा इलाका हो सकता है, कौन सी जगह हो सकती है। यहाँ तक के घर के अंदर की डेकोरेशन से पता चल जाता है कि ये कौन सी जगह हो सकती है। इसलिए कि बेशुमार घरों के ड्राइंग रूम्स की तस्वीरें, वीडियो क्लिप हर जगह मौजूद है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आप अगर मुराद सईद किसी ड्राइंग रूम में बैठा है तो उसको आप एआई पर डाल दें, तो अगर उस ड्राइंग रूम की कोई तस्वीर पहले कहीं छपी है या नेट पर आई है तो एआई बता देगा कि ये फ़लाँ शहर के फ़लाँ लीडर का घर है, क्योंकि इससे पहले ज़ाहिर है वो चीज़ नेट पर मौजूद होगी। तो गंडापुर को ये हदायत है कि तुमने अपनी वीडियो भी नशर नहीं करनी, क्योंकि वीडियो से भी वो सुराग लगा लेंगे कि ये कौन से इलाके में हो सकता है। इवन अगर कोई खुले मैदान में भी, किसी पहाड़ की चोटी के नीचे भी, किसी वादी में, किसी दरख्त के नीचे, किसी नदी, दरिया, नहर के किनारे
कोई अपनी तस्वीर बनवाता है, वीडियो बनवाता है, तो उससे भी अंदाज़ा हो जाता है कि ये पहाड़ कौन से इलाके के हैं, वज़ीरिस्तान के हैं या कुहाट के हैं, बन्नू के हैं, चित्राल के, पता चल जाता है। तो इसलिए इमरान खान का ख़ुसूसी आर्डर है कि तुमने अपनी वीडियो भी जारी नहीं करनी। चुनांचे आपने देखा कि मुराद सईद जितने भी पैगाम जारी करता है वो ऑडियो की सूरत में जारी करता है। इतना ज़्यादा खौफ है, तो खौफ क्यों है? अब उसने ये कहा कि उसको अगवा किया जाएगा और उस पर टार्चर किया जाएगा और उससे कुछ बकवाया जाएगा, वो बक देगा मेरे बारे में कुछ न कुछ। ऐसा क्या है जो इमरान खान के बारे में वो बक देगा, और ऐसा क्या है जो कोई और लीडर नहीं बक सकता, सिर्फ मुराद सईद बक सकता है? तो ये क्या चक्कर है? सबका ये मानना है, जितने भी मुतल्लका लोग हैं, इस फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जर्नलिज्म से, इन्वेस्टिगेशन से, सबका ये कहना है कि ये वो जो एक सहाफ़ी कत्ल हुआ था अरशद शरीफ अफ्रीकी मुल्क में, ये उसका मामला है। और क्योंकि मुराद सईद के पास ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये साबित होता है कि इमरान खान ने इसके कत्ल का आर्डर दिया था या उस कत्ल के मंसूबे में शरीक था, जो 2-3 लोगों ने बनाया था, उसमें एक इमरान खान था। और कत्ल का मंसूबा इसीलिए बनाया गया था कि इस कत्ल को बुनियाद बनाकर आर्मी चीफ की तकरीर रोकी जाएगी, और जब पता नहीं क्या मकासद हो सकते हैं, किसको फौरी तौर पर हिट करना था, किसके बाद क्या नतीजा बरामद होना था। एक साजिश थी जिसकी कड़ियाँ सिर्फ मुराद सईद खोल सकता है, ये सारे लोगों को पता है। तो अब इमरान खान को ये खौफ है, और खौफ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, और खौफ की शिद्दत बहुत ज़्यादा होने की वजह यह है कि इमरान खान को गलत या सही ये इन्फॉर्मेशन पहुंची है कि मुराद सईद के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, उसके ठिकाने का या तो सुराग मिल चुका है या सुराग मिलने वाला है, यानी कि इदारे या जो भी लोग उसकी गिरफ़्तारी के लिए कोशिश कर रहे हैं, और उनको कुछ क्लूज़ मिले हैं ऐसे जिनकी वजह से मुराद सईद किसी वक्त भी गिरफ़्तार हो सकता है। ये बात भी सामने आई है कि वो अफ़गानिस्तान में नहीं है वो पाकिस्तान में, और है भी पुख्तूनख्वा सूबे में, और पुख्तूनख्वा सूबे में भी सूबे के शुमाली इलाके में। तो ये इतनी चीज़ें इदारों को मिल चुकी हैं, तो यही ख्याल किया जा रहा है कि वो दिन ब दिन उसकी गिरफ़्तारी का इम्कान बढ़ता जा रहा है, और किसी भी दिन आप ये ख़बर सुन लेंगे कि मुराद सईद गिरफ़्तार हो गया। अब ये अलग बात है कि मामला पूरी तरह तोड़ तक इसलिए ना पहुंच सके कि मुराद सईद की गिरफ़्तारी की ख़बर सुनते ही इमरान खान को हार्ट अटैक ना आ जाए, मामला इतना सीरियस है। तो थोड़ी सी बात मैं कर लूँ कि पाकिस्तान में वो बात नेपाल के हवाले से कंटिन्यू करता हूँ। पाकिस्तान की बात कि कोई भी मामला जब ट्रिगर करता है तो उसकी वजह छोटी सी बनती है। पाकिस्तान में ऐसे अवामल मौजूद हैं, अगरचे पाकिस्तान नेपाल नहीं है और पाकिस्तान की फ़ौज नेपाल की फ़ौज नहीं है, पाकिस्तान के अवाम का कल्चर नेपाल का कल्चर नहीं है, लेकिन इस बात को कोई लिख कर दे सकता है कि पाकिस्तान में कभी कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई बड़ी शोरश नहीं हो सकती है। और उसकी वजह अशराफिया की लूट मार है जो पहले से ज़्यादा बढ़ गई। और दूसरी बात, अशराफिया का लाइफ स्टाइल जो लोग देखते हैं तो फिर वो उनके दिलों के अंदर एक रिएक्शन आता है। और अब तो आपने देखा कि पाकिस्तान की अशराफिया इतनी बेकाबू हो चुकी है कि इनके शहज़ादे और शहज़ादियाँ 15 साल, 16 साल की उम्र के, 18 साल की उम्र के या उससे ज़्यादा ये गाड़ियाँ, कीमती गाड़ियाँ लेकर सड़कों पर निकलते हैं, लोगों को रौंद डालते हैं, हिलाक कर देते हैं, और अगर कोई उनको रोके तो उस पर गोली चला देते हैं। इवन कोई अफसर, सरकारी मुलाजम रोके तो उसको पकड़कर पीट डालते हैं, और फिर वीडियो बनती है कि तुमने किसको रोका, तुम्हें पता नहीं मैं किसका बेटा हूँ, तुम जानते नहीं हो मैं किसकी बेटी हूँ, तुम्हें अंदाज़ा नहीं है कि मैं किसकी बीवी हूँ, किसकी भांजी हूँ, किसकी भतीजी हूँ। तो ये दंगा फसाद करके वो चले जाते हैं, और उन पर मुकदमा करने की भी पुलिस को हिम्मत नहीं होती। पुलिस को पता है कि इन पर मुकदमा किया तो शामत हमारी ही आ जाएगी, अदालतें इनकी, सब कुछ इनका। और फिर इनके जो फार्म हाउसेस में होने वाली फंक्शन होते हैं बदकारी के, इज्तिमाई शराब नोशी के फंक्शन, उनमें जो कुछ होता है उनकी वीडियोस लीक हो जाती हैं, और वो लीक होकर आवाम तक पहुंच जाती हैं, और आवाम देखते हैं कि किस तरह 12-12 साल के, 13-13 साल के बच्चे
एक एक रात में कई करोड़ रुपए की शराब पी जाते हैं और फार्म हाउस के बाहर कीमती गाड़ियों का झमकटा है और अंदर मलबूसात हैं, ब्रांडेड चीज़ें हैं और शराब की बोतलें हैं और डांस हो रहा है। तो वो फिर आवाम के दिल जलते हैं कि एक तरफ ये है और एक तरफ हम 2 वक्त दाल से भी रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि दालें भी इतनी ज़्यादा महंगी हो गई हैं कि लोग सोचते हैं कि 1 किलो दाल लेने की तो खैर किसी में हिम्मत नहीं है, आधा किलो भी लें तो कैसे लें। ये हालात जब हो जाए तो कोई मामूली सा वाक़या कोई ऐसी गड़बड़ का बायस बन सकता है जो फिर बड़ी परेशान कुन हो। और यहाँ एक और बात मैं वाज़ह कर दूँ कि कुछ पीटीआई के लोगों को उम्मीद है कि अगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ हुआ तो हमें हुकूमत मिल जाएगी। इनको अंदाज़ा नहीं है कि अवाम को निज़ाम से नफ़रत है, इमरान से मोहब्बत नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।